प्रिय विद्यार्थियों, श्री कृष्णा कंप्यूटर क्लासेस ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे संधि, और संधि में क्या पढ़ रहे थे अपन? स्वर संधि। संधि और संयोग में मैंने आपको अंतर बता दिया था। स्वर संधि कहाँ होती है? कहाँ होती है बताओ? अभी बताया था ना? यानी जब स्वर का स्वर से मेल हो, ठीक है? कोई दिक्कत? अब स्वर संधि के मुख्य 5 भेद मानिए जो आपके काम। ऐसे तो इसके कितने होते हैं? 5 कौन कौन से साहब? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयामी संधि। ठीक है, ये मुख्य 5 भेद होते हैं। ऐसे सब 8 होते हैं। 3 कौन से होते हैं? हाँ, पूर्व रूप, प्ररूप और प्रकृति भाव। ठीक है, ये 5 भेद है आपके। लिख लीजिए इनको। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। हेडिंग डाल देना दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ जैसा कि नाम आया दीर्घ। दीर्घ जो संबंध रखता है वो किससे रखता है? दीर्घ स्वर पढ़े थे ना बनने? पढ़े थे। तो बस उससे ही इसका सीधा सीधा संबंध है। दीर्घ स्वर कौन कौन से थे? मान गया, पढ़ते हो आप। तो दीर्घ संधि में कहता है कि जब परस्पर सवर्ण आए, सवर्ण बोले तो समान है, परस्पर यानी इधर भी और इधर भी समान आकार के सवर्ण आए। सवर्ण से मतलब देखो, ये कहता है कि जब प्रथम पद के अंत में ए या आ हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी ए या आ हो, इधर तो इनका क्या हो जाता है? दोनों मानों को मिलाकर के आ हो जाएगा। यदि प्रथम पद के अंत में ई या ई हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी ई या ई हो, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा? इधर प्रथम पद के अंत में उ या और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी उ या उ, तो क्या हो जाता है? उ होता है ना? हाँ। उसके बाद केवल ये संस्कृत में मान्य है री और बड़ी री, दो होती है इसमें बड़ी री में, तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है? बड़ी री। ये नियम केवल संस्कृत में मान्य होगा, हिंदी में बड़ी री का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, बड़ी री की मैंने मात्रा बताई थी ना आपको, डबल हो जाती है। जैसे मातृ प्लस ऋण, तो इधर भी आया इधर भी आया, दोनों समान मान है तो क्या होगा? बड़ी री। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, है का सा बना देंगे, मातृ हो जाएगा। ये बड़ी की मात्रा है, यदि सिंगल लगाए तो छोटी की मात्रा। तो ये नियम सिर्फ
किसमें होगा? संस्कृत में होगा। बाकी ये 3 नियम आपके हिंदी में भी मान्य हैं और संस्कृत में भी मान्य है। ठीक है? ए या इसके बाद यदि समान वर्ण आए सवर्ण तो क्या होगा? ई आई, इधर ई आई तो क्या होगा? ऊ या ऊ बराबर। कोई दिक्कत? डिटेल से दिखाने की कोई आवश्यकता? समझ जाओगे ना? ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। बता दूं? ठीक है, यानी इधर सवर्ण और इधर भी सवर्ण। ठीक है, जैसे इधर ए आ गया तो कोई जरूरी नहीं कि इधर ए आए। समान आकार का ए आए, ये कहेगा मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन ले, तो दोनों का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है, तो समान आकार के समान वर्ण होंगे। ए या के बाद ए या आ होगा। जरूरी नहीं कि ए के बाद ए हो, ए के बाद आ भी हो सकता है और आ के बाद ए भी हो सकता है, दोनों समान भी हो सकते हैं। अब उदाहरण लिखिए, जैसे अभिराम और सती में ये और ध्यान रखना, दोनों पद सार्थक होने चाहिए। हाँ, सार्थक का मतलब समझ दो। हाँ, ये नहीं हो कोई भी शब्द जोड़ दिया। अब देखो, नयन का यदि विश्लेषण करते हैं तो अंतिम वर्ण क्या निकलेगा? ए निकलेगा ना। नय पूरा है ना हमारे यहाँ, तो नय में से क्या निकला? इधर क्या आया? समान वर्ण है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दोनों को मिलाकर एक रूप कर दिया। ठीक है, अब जोड़िए इसको। नयन आधा बचाना मैंने अलग, क्योंकि ए निकाल दिया हमने इसमें से। इस ए के बाद किसका नंबर था? इस ए का, और इस ए और इस ए के स्थान पर एक भी वर्ण कर दिया प्लस विराम। ने में आपकी मात्रा जोड़ो, क्या बना? नैनाभिराम। क्या होता है अभिराम का? बताओ। अभिराम और दो शब्द होते हैं जो आपके शब्दों में होता है ना, अर्थभेद इसमें भी आते हैं। एक अभिराम और एक अभिराम। क्या होगा इनका मतलब? अभिराम मानी क्या होता है? अभिराम मानी क्या होता है? बोलो, नहीं आता? उस पर ही आता है केवल? अच्छा, अभिराम ए प्लस विराम। विराम मानी क्या होता है? रुकना, और रुकने का विलोम नहीं रुकना, यानी लगातार या निरंतर। अविराम का अर्थ क्या हुआ? लगातार या निरंतर। वह अविराम कार्य करता रहा, अविराम चलता रहा, है ना। और अभिराम मानी सुंदर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और देखो उदाहरण,
पंच प्लस आयत, पंच प्लस ए प्लस आ बराबर आ तो बड़ा ही होता है, आ तो बड़ा ही होगा। पंच प्लस आ प्लस यत बराबर, ठीक है। और ले लो रवि प्लस इंद्र ई प्लस ई बराबर बड़ी, वे आधा बचा, दोनों ई के स्थान पर दीर्घ वर्ण हो गया, आधा ने और ने बराबर। ये भी लिखना सीख लो, रविंद्र शुद्ध कैसे लिखते हैं, बहुत से रविंद्र ऐसे लिखते हैं ना, किसी का नाम हो तो ये गलत होगा, रविंद्र ऐसे होगा। हरी प्लस ईस, हरी है ना, हमेशा छोटी की मात्रा लगती है, हरी लिखना है तो बहुत से बड़ी लगा देते हैं, है ना। तो नाम में, नाम की बात कर रहा हूं मैं, ई प्लस बराबर रे आधा बचा, क्या होगा बराबर एक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ऊपर लिख लीजिए वधु प्लस उत्सव, वधु में हमेशा ध्यान रखना बड़ा उठी आती है वधु, है ना, वधु का नाम दो, हाँ नहीं कुछ जरूर नहीं देना वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है, वो घर की वधु है, उस घर की वधु को कैसे बात नहीं, ऊ प्लस ऊ बराबर सवर्ण आने के कारण बड़ा होगा, ठीक है। वे धे आधा बचा, दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ कर दिया, आधा ते से वे बराबर वधूत्सव। देखो वधु का अर्थ कौन सा लिखेंगे बताओ, देखो दो शब्द होते, इसका क्या होगा, इससे क्या होगा, हाँ एक अर्थ बहुत है, एक अर्थ वधु है ना, ठीक है। ये तीनों के उदाहरण हो गए, ए प्लस ए का, ई प्लस ई का और उ प्लस उ का। अब और लिख लो उदाहरण, उदाहरण तो जितने ज्यादा होंगे उतनी अच्छी बात है। नहीं जाने कौन सा टपक पड़े, है ना। देखो मध्य प्लस अवधि, कौन सी दी लगाओ बताओ, बड़ी या छोटी, अवधि में, और बड़ी लगा दिया तो देखो दो अवधि है, एक क्या दोनों सही है या एक गलत है, दोनों सही है, सही है, तो इसका अर्थ क्या होगा, दोनों सही है तो अर्थ अलग अलग होना चाहिए ना आपके अनुसार। चलो ये समय लिख दिया, समय सीमा, है ना।
दोनों अलग अलग नाम नहीं है, ये कोई किसी के नाम नहीं है, समय अलग और सीमा अलग हो साहब। हाँ भाई नाम जोड़ दो, समय के साथ सीमा जोड़ दिया। समय सीमा यानी समय का जो अवधि है, काल है, और इस अवधि का एक भाषा का नाम है। हाँ जिसमें रामचरितमानस रचित है ना, रामचरितमानस। अब जैसे घर में राम कोई रामायण पाठ हो रहा, साहब रामायण हो गया हमारे घर में है ना, जबकि रामायण थोड़ी पढ़ी जाती है, रामचरितमानस। रामायण किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि, है ना। कौन सी भाषा में रामायण? संस्कृत। और रामचरितमानस उसका हिंदी रूपांतरण है जो तुलसीदास द्वारा रचित है। और कौन सी भाषा में है? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले। दीप प्लस अवली, अवली मानी होता है पंक्ति, तो क्या हुआ इसका, क्या हुआ? मध्यावधि, है ना। और इसका क्या हुआ? दीपावली। दीप मानी दीपक और अवली मानी पंक्ति, बराबर दीपावली। पूर्ण प्लस अंक बराबर पूर्णांक। हेम प्लस अंशु हिमांशु। दाव प्लस अग्नि क्या होगी? दावाग्नि। देखो अग्नि कितनी होती है? दावाग्नि, इसको दावानल भी कह सकते हैं, दावानल, क्योंकि अग्नि और अनल एक दूसरे के पर्यायवाची है ना। एक होती है बड़वानल या बड़वाग्नि, इसको कह सकते हैं बड़वानल। एक होती है जठराग्नि, जठरानल। अग्नि और अनल एक दूसरे के पर्याय है। तो दावाग्नि, दावाग्नि का क्या हुआ? जंगल में लगने वाली आग। गर्मियों में अपन देखते हैं जंगल में आग लग जाती है ना, तो जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। बड़वाग्नि, बड़वाग्नि का अर्थ है जल में या समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में आग लग जाती है, जब वो ज्वार भाटे उठते हैं ना, घर्षण होता है, तो घर्षण से आग उत्पन्न होती है। और अपने इससे दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं कि जल में लगने वाली आग, है ना। जब जल में आग लग जाए, जिससे आग बुझती है, यदि उसी में आग लग जाए तो वो कितनी खतरनाक होगी? बहुत खतरनाक होगी ना, होगी ना। जिससे आग बुझ रही है उसी में आग लग जाए, ये कहते हैं ना कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है? अपन खेत में बाढ़ लगाते हैं रक्षा के लिए, कोई जाल लगाता है, कोई तार लगाता है, और वो तार ही यदि फसल को खाने लग जाए तो खेत की रक्षा कौन करेगा फिर, है ना। तो ऐसे ही बड़वाग्नि का दो अर्थ है। एक तो यह है कि जल में लगने वाली आग, वास्तव में जल में आग लगती है, और एक अपन इस अर्थ में ले सकते हैं कि जब जल में ही आग लग जाए तो कितनी खतरनाक आग होगी। और एक जठरानल, हाँ, जो तुमको लग रही है सबसे ज्यादा, है ना। जठराग्नि का मतलब होता है पेट में लगने वाली
आग नहीं लगती पेड़ में, उसका मतलब है भूख, है ना। हर 1 घंटे के बाद जो तुमको लगती है, ठीक है। और लिख लो मूल्य प्लस अंकन, मूल्य प्लस अंकन लिख लोगे। अब एक चीज क्या, मूल्य में बढ़ा हुआ की मात्रा, एक चीज देखो, कौन सा सही है इनमें? तीसरे वाले को नहीं पता है, तो इसको बता दो बेचारे को। उसको बता दो गलत, उसे बता दो। मैंने बता दी फर्स्ट टाइम कैसे कैसे कल बताओ कोचिंग में आवे। हाँ, जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा था वो तो सही बताएंगे। क्या बताया था मैंने? नहीं बताया था, मैंने पढ़ा नहीं था ना। अच्छा, पढ़ा नहीं था, देखा था। अब व्याकरण ये सही होगा, और लिखते अपन कौन सा, पढ़ते भी है ना अभ्यारण, ऐसा पढ़ते हैं कि भे भी आधार हो, लेकिन इसमें उच्चारण दूसरे है। कैसे, मैंने बताया था, प्रैक्टिकल में ज्यादा विश्वास करता हूं। संधि कर दो, इसका संधि, इसकी संधि क्या होगी, अभी प्लस आरण, यण संधि से बनेगा यहाँ पे, कौन संधि से, यण से, है ना। इसका हुआ अभी प्लस आरण्य बराबर अभ्यारण, हिसाब सही होना चाहिए तो। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि संधि में दोनों पद क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। क्या, सार्थक होने चाहिए। अभी तो मान लिया, चलो हमने अभी तो उपसर्ग होता है, लेकिन आरण्य कोई शब्द नहीं होता, आरण्य कोई शब्द नहीं होता, अरण्य शब्द होता है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल या वन, ठीक है। तो साहब आरण्य की जगह अरण्य कर दो, अरण्य कर दिया तो ये बनेगा नहीं, अभ्यारण्य बनेगा, फिर तो ये आगे मात्रा नहीं लगी, है ना। तो ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है, और ये बनेगा अभय प्लस अरण्य। अभय भय से बना हुआ शब्द है, अभय, भय मानी डर, और अभय मानी निडर, है ना। ऐसा अरण्य मानी जंगल, ऐसा जंगल जिसमें निडर होकर के विचरण कर सके, वो क्या कहलाएगा, और अभ्यारण्य इसी काम के लिए तो बनाए, जिनमें जीव जंतु आराम से निडर होकर के घूमते हैं। कोई शिकार करता है क्या उनमें, लोग करता है ना। तो अभय प्लस अरण्य, ठीक है। ऐसा जंगल जिसमें वन्य जीव निडर होकर के या अभय होकर के विचरण कर सके, उसे कहते हैं अभयारण्य। अब शुद्ध बोलना सीख लेना आज से, है ना। अभयारण्य मत बोलना, क्या बोलोगे, अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है। हाँ, जैसे इसको बताया था मैंने, इसको क्या बोलेंगे,
ये त्याग मत बोलना, क्या बोलेंगे? जैन। हाँ, बहुत से जगह जो देसी भाषा है ना उसमें जैन जिम्मा से पढ़े है ना, जैन लोग। हाँ, तो वो जैन नहीं है ये, कहीं खाने की याद आते हैं इसको उच्चारण करते हैं, ये अलग है। क्यों बोलते हैं इसको, ये भी बताया था मैंने आपको। इसकी रचना किससे हुई है? जैन है ना, इससे बना है। बहुत से जैन प्लस ये मानते हैं, इसका गलत है वो। इसकी शुद्ध रचना है जैन प्लस इसलिए इसको बोलते हैं जैन, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बिंदी का अंतर है ना। आपने पढ़ा होगा सीनियर में, कौन सा? वो एक दुआ है ना, बिहारी जी का ही है, उसमें ये है कि जो बिंदी है उसमें यमक अलंकार है ना। वेदी दिए अंक 10 गुनो होत, ये लाड़ वेदी दिए अग्नित बढ़त दूत। पढ़ा है क्या? समझ हो गया? बिंदी करने से इसको दूसरा हो जाना है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बिंदी का अंतर है। बिंदी यहाँ लगा दी तो ये अलग हो जाएगा, यहाँ नहीं लगाई तो अलग हो जाएगा, और यहाँ लगा दी तो अलग हो जाएगा, होता है ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? बताया था मैंने आपको। अब ये बोलेंगे, इसको बोल दो, एकदम से बोलना। इसको क्या है? ये कवर का पंचमवर्ण है, इसका उच्चारण ऐसे होगा। आप बोलते हो अणे, अणे नहीं होता ये, है ना। बोलो क्या होगा? क्या होगा? और ये क्या होगा? है ना। हाँ, शुद्ध उच्चारण। और ये क्या होगा? ये कवर का तीसरा वर्ण है। कौन से वर्ण का? है ना। और ये क्या है? नीचे बिंदी लगा दी, अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? ये उच्छिष्ट व्यंजन होगा। क्या? उच्छिष्ट व्यंजन है ये। इसको क्या बोलते हैं? द्वित वर्ण भी बोला जाता है। चलो शेष अगली क्लास में